आज हम स्टार्ट लेंगे राउल्ट्स लॉ पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ पे हम स्टार्ट लेते हैं। राउल्ट्स लॉ थोड़ा आप 1 मिनट के लिए इंतजार करें, ये स्क्रीन जरा बंद हो चुकी है। राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ के लिए जो जनरल स्टेटमेंट है वो बहुत ही आसान है और उनके जो इक्वेशन है तो वो आपको याद रखने हैं और उन इक्वेशंस का जो है तो क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो पहले राउल्ट्स लॉ हमें बुनियादी तौर पे क्या कहता है। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास एक कंपोनेंट है, यानी हम इसको ए या बी कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको सॉल्वेंट कंसिडर कर लूं तो ये मेरे पास ए, या मैं इसको ए बी का नाम दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको ए बी कंपोनेंट का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है तो ए कंपोनेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा कंपोनेंट डाला, वो हमारे पास बी कंपोनेंट है। ठीक है ना, अभी क्या होता है, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कंसिडर कर लूं कि ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये अगर हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर है तो यहाँ पर ए के पार्टिकल्स भी होंगे और यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अभी होगा क्या, होगा इस तरह कि यहाँ से जो है तो पार्टिकल्स जाएंगे ऊपर, एवापोरेशन होगी। ठीक है, और जब एवापोरेशन होगी तो आपको पता है जब ये यहाँ पर आएंगे कंडेंस होके ये वापस अपनी सरफेस के ऊपर गिरेंगे और यहाँ पे क्या एग्जर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर जो है तो इसमें इसको हम कहते हैं कि ये वेपर प्रेशर होगा PS होगा। एस का मतलब यानी सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, तो ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है। और इस वेपर प्रेशर में जो किरदार है यहाँ पर ए कंपोनेंट का भी है और बी कंपोनेंट का भी है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि अगर हम पी सोल्यूशन यानी सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है उसमें अगर मैं मालूम करना चाहूं कि इसमें इस वक्त ए का कितना रोल है तो वो मुझे पता नहीं होगा, या मैं अगर ए का ना पूछूं बी का पूछूं कि कितना रोल है तो वो भी हम कहेंगे कि यार हम क्या बताएं, यहाँ पे तो बस टोटल प्रेशर लग रहा है सोल्यूशन का और सोल्यूशन में ए और बी दोनों कंपोनेंट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए राउल्ट्स लॉ जो है तो वो पेश हुआ और राउल्ट्स लॉ ने कहा कि आप ऐसे करें कि आप अलग से कंटेनर ले लें जिसमें अलग अलग बी पहले से मौजूद हैं। जब बी पहले से मौजूद हैं, ये ए हुआ और ये बी हुआ। इस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ पर जस्ट और जस्ट बी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे जब एवापोरेशन होगी तो बी के मॉलिक्यूल ही ऊपर जाएंगे और वापस बी जो है तो बी के मॉलिक्यूल ही आएंगे। तो इस वक्त जब बी अकेला है तो हम कहते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में है। ए भी अकेला है तो ये भी हमारे पास प्योर फॉर्म में मौजूद है। जब बी के कंपोनेंट वापस आए तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा तो वो PB होगा क्योंकि अकेला था, लेकिन चूंकि ये प्योर फॉर्म में है तो इसलिए इसके ऊपर डिग्री का निशान आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी ए के कंपोनेंट थे वो यहाँ पे एवापोरेट हो गए और फिर यहाँ से जो है तो वापसी जब इन्होंने की और यहाँ पे प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा क्योंकि वो अकेला है और यहाँ पे चूंकि ये भी अकेला प्योर फॉर्म में तो डिग्री का निशान लगेगा। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक PS आ गया है जो कि प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स दोबारा वापस आकर अपनी ही सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जो नीचे 2 कंटेनर्स हैं
उनमें वही ए और बी है, लेकिन उनको अलग अलग रखा गया। तो जब अलग प्योर फॉर्म में रखा गया तो एक का वेपर प्रेशर पी नॉट बी हुआ और एक का वेपर प्रेशर पी नॉट ए हुआ। ठीक है ना, तो ये है। तो अभी हम असल में हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि जब सोल्यूशन यानी यहाँ पर जब सोल्यूशन में जब वेपर प्रेशर टोटल ए बी दोनों का लगता है तो उसमें हम ए का किस तरह मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बी आपने यहाँ पर डाला था तो वो लेट से मेरे पास 2 मोल था, बी मेरे पास 2 मोल था और ए मेरे पास जो है तो लेट से वो 4 मोल था। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप राउल्ट्स लॉ अभी आपको यही बताएगा कि सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मालूम कैसे किया जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो कंपोनेंट आपने डाले हैं, मिक्सचर जो बनाया है, उसमें आपको हर एक कंपोनेंट का मोल्स का पता होना जरूरी है। तो चले आए, पहले हम इस तरह करते हैं कि हम एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में प्रेशर मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कह देंगे, हम यहाँ पे कह देंगे कि पी ए यानी जो सॉल्यूशन में जो ए का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो जो है तो क्या होगा, बराबर होगा, वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल होता है इसी पी नॉट ए के और मल्टीप्लाई इसी का एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो जब भी किसी के लिए आप सॉल्यूशन के अंदर जब टोटल वेपर प्रेशर हो और उसमें एक का वेपर प्रेशर मालूम करना हो, उसके लिए आपको उसका प्योर फॉर्म लेना पड़ेगा और फिर इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये ले पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए की क्या वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली वो तो यहां से आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना कि प्योर में इसकी कितना वेपर प्रेशर होता है, वो ले लें, मल्टीप्लाई करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी एक्स ए, तो इसके लिए इसके अपने एन ए अपने मोल डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी यानी टोटल मोल। तो वो भी आपको पता है, मोल फ्रैक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां से आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू, तो जो भी होगा प्योर, तो अभी इसके अपने मोल ए के कितने थे, यहाँ पे मैंने आपको गिवन किए, यहाँ पे 4 हैं और टोटल ये तो ए और बी के टोटल कितने हुए, ये 4 है और ये 2 हुए, तो टोटल 6 हुए। तो पी ए हमारे पास यानी प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर है वो, और वो जो मोल फ्रैक्शन निकला होगा वो, इससे हमारे पास जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे गिवन एक कंपोनेंट का सोल्यूशन में वेपर प्रेशर मालूम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बी कंपोनेंट का हासिल करना चाहते हैं तो बी के लिए यहाँ पर ये हम कह देंगे फॉर ए, और इस तरह अगर बी के लिए मालूम करना चाहें तो उसके लिए हो जाएगा, शाबाश, आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, इसका आपने प्योर मल्टीप्लाई एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ अगर आपसे एमसीक्यूज में आए या जनरली पूछा जाए कि राउल्ट्स लॉ टीच अस व्हाट, ये हमें क्या पढ़ाता है, तो आप कहें कि राउल्ट्स लॉ टीच अस दैट in a solution if 2 component or more than 2 component हो तो उनमें से हर एक कंपोनेंट का अलग अलग टोटल वेपर प्रेशर में अगर हर एक का अलग अलग जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन मिक्सचर के अंदर जो टोटल मोल्स होते हैं और उस कंपोनेंट के अपने मोलों को उसके टोटल पे डिवाइड करेंगे और फिर उसी वैल्यू को यानी जो आपके पास यहाँ से आ जाएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कि उसी कंपोनेंट का अलग प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर जो आपको पेपर में गिवन होगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में या मिक्सचर में मालूम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए 2 कंपोनेंट्स के यानी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आप ए बी लिखने, अगर मोर देन 2 कंपोनेंट हो तो उसके लिए भी उसी तरह उसका जो मोल होगा उसका मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें उसको प्योर के साथ जो होगा तो वो आपके पास निकलेगा। ठीक है, एक और एमसीक्यूज की बात यहाँ पे अपने साथ याद रखिए कि राउल्ट्स लॉ जो होता है तो ये फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जो है तो रिप्रेजेंट होता है यानी एप्लीकेबल होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि आगे हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को निगलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है,
इसके साथ अगर यहाँ पे एक 3 इक्वेशंस जो हैं तो हमारे पास अभी आते हैं। एक इक्वेशन हमारे 3 केसेस आ गई हैं। एक केस 1 आप याद रखें, जो अभी मेरे पास एक कंपोनेंट की आ गई, वो क्या थी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए। एक आपके पास केस नंबर 1 आ गई है। एक आपके पास केस नंबर 2 आ जाएगी, यानी अगर दूसरा कंपोनेंट हो तो हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स बी, ये आपके पास दूसरे कंपोनेंट का। और एक थर्ड केस जो रीअरेंजमेंट पे आपको आखिर में आती है, जो आपके बुक में मौजूद है, तो वो लिख लें अपने साथ। केस नंबर 3 जो है तो वो आपके पास रीअरेंजमेंट, इन इक्वेशंस को रीअरेंज करके जो आ जाती है, तो वो टोटल प्रेशर होता है। तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। रीअरेंज करके आती है, फिर आपने वो डेरिवेशन में पढ़ा होगा, लेकिन आपको जस्ट याद रखनी है थीटा के लिए एक्स बी। तो ये आपके पास तीसरी जो है तो केस आ गई है। ये 3 केसेस आपके पास मौजूद है। तो अभी इन 3 केसेस में आपको क्या पढ़ना है, पहले केस में पढ़ें। पहले केस में 2 कंडीशंस जो है तो आ सकती हैं। इस तरह हमारे पास जो है तो यहाँ पे भी जो है तो 2 केसेस जो है तो आ सकती हैं, और इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी 2 केसेस आ सकते हैं। पहले केस को अगर हम जज करें, हम कहते हैं कि अगर मेरे पास एक्स ए 0 हो, यानी मोल फ्रैक्शन जो हो 0 आता हो, तो फिर यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो सारा 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो 0 आएगा तो इसका जो प्रेशर होगा सोल्यूशन में तो वो भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स ए कंपोनेंट ही नहीं है तो उसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कहूं कि मेरे पास एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन जो मिक्सचर में आता है 1, तो फिर सारे का सारा उसका जो प्रेशर होता है तो वो आएगा सारे का सारा प्योर के बराबर होगा, क्योंकि उसमें कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये आपके पास जो है तो 2 कंडीशंस जो है तो आपको याद रखनी चाहिए। इस पहले ये जो अबव इक्वेशन है इसके लिए जरूरी है। इस तरह अगर आप दूसरे केस पे आए, तो अगर आपके पास एक्स बी मिक्सचर में 0 है तो डेफिनेटली फिर उसका प्रेशर भी पी बी भी आपके पास 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि उस मिक्सचर में आपके पास बी सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो एक तो ये केस आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये केस आ सकती हैं, तो फिर दूसरे केस में अगर हम कहें कि नहीं, अगर मेरे पास एक्स बी 1 हो, सारे का सारा 1 हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो टोटल कंपोनेंट का 1 के बराबर, और वो सारा ही 1 हो, तो फिर सारा प्रेशर जो होगा बी में तो वो बिल्कुल प्योर के बराबर ही उसके आएगा। तो ये आपके पास इनके साथ ये 2 कंडीशंस हैं। जबकि अगर आप किस में आई, टोटल जो रीअरेंज इक्वेशन है, तो उसके लिए फिर आप लिख लें कि अगर आपके पास एक्स बी अगर आपके पास 0 हो, तो उसमें जो है तो फिर सारे का सारा प्रेशर मिक्सचर की बात हो रही है, तो उसमें एक मोल फ्रैक्शन फिर 1 या सॉरी इस तरह कर लें कि आपके पास अगर एक्स बी जो है तो 0 हो, तो डेफिनेटली फिर एक्स ए आपके पास 1 होगा, और फिर टोटल प्रेशर जो है तो यहाँ पर किसके बराबर होता है, पी नॉट बी के, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी फिर टोटल प्रेशर बराबर होगा पी नॉट ए के, क्यों कि आपके पास एक्स बी तो 0 है, और अगर एक्स ए आपके पास एक्स बी आपके पास 1 आता है, सॉरी एक्स बी अगर 1 आता है, तो फिर आपके पास जो टोटल प्रेशर होगा तो वो सारे का सारा पी नॉट बी के बराबर होगा। इज इट क्लियर? अभी ददी अल्फाज मतलब से दे वो दाता सु डेर टेंशन मा खलीदा डेर आसान दे गोरी जर तबिया पुश्तो की रिपीट को कताउ सोरा यो कंपोनेंट दे यो मिक्सचर दे दिलता कना दाता सोरा मिक्सचर दे उस दे मिक्सचर के दे टाइम ताउ सोरा एक्स बी चिकम दे यानी बी कंपोनेंट अगर 0 दे नहीं मतलब ची एक्स बी पकी निश्चित सिर्फ पकी ए कंपोनेंट दे नो डेफिनेटली उस चिदल तक हम टोटल प्रेशर लेगी कना वेपर प्रेशर नो अब सिर्फ और सिर्फ द ए कंपोनेंट। इज इट क्लियर? जगह ची बी पकी तना
हो नेक्स्ट केस केम कचरी एक्स बी तावसोरा 1b इसका दे मतलब दाशो चितावसोरा एक्स बी चिकम दे 1 दे नो दे मतलब a तावसोरा दे टेम 0 दे नो बट टोटल प्रेशर द b कंपोनेंट बराबर है द पॉइंट्स चिकम दे ये आपको बहुत जरूरी है कि ये आप अपने साथ नोट में याद कर लें ठीक है राउल्ट्स लॉ के साथ ये बहुत ही जरूरी तो बात आ जाती है जो कि फेडरल की बुक में भी मौजूद है और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं तो इसमें नहीं समझते तो लिहाजा मैं डिस्कस करता हूं एक हमारे पास होता है आइडियल सोल्यूशन एक हमारे पास होता है आइडियल सोल्यूशन और एक हमारे पास होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन और एक नॉन आइडियल सोल्यूशन ठीक है तो आइडियल सोल्यूशन के लिए एक दूसरा नाम भी आता है और वो होता है जियोट्रोपिक मिक्सचर ठीक है और जियोट्रोपिक मिक्सचर ठीक है इसके लिए दूसरा लफ्ज आता है जियोट्रोपिक मिक्सचर और इसके लिए हमारे पास जो लफ्ज आता है तो वो आएगा मिक्सचर ठीक है ना तो ये आप अपने साथ याद रखें अभी यहाँ पे इनके साथ में एक जनरल कुछ 2-3-4 बातें डिस्कस करना चाहता हूँ आपके पास पहले इसमें पॉइंट लिख लें कि ये ओबे राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है राउल्ट्स लॉ जो कहता है ठीक है दूसरा इसमें जो वेपर प्रेशर जो होता है थ्योरेटिकल जो वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल कैलकुलेट होता है वो बराबर आएगा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल के इक्वल आएगा तीसरी बात इसमें क्या है कि इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो होगा तो वो 0 होगा इसका मतलब ये है अगर ए आपने 5 ml लिया और बी आपने 5 ml लिया तो ए बी जो आपके पास आएगा तो वो 10 ml होगा तो इसका मतलब है कि दोनों को मिक्स करने से चेंज इन वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होगा तो ये तो हम कहते हैं कि ये बात तो ख्याली ही हो सकती है रियल में तो ये इस तरह एग्जैक्ट नहीं आते तो इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा वी 0 होगा इस तरह इसमें नई एक और बात जो आ रही है वो होगा डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन हीट ऑफ सोल्यूशन भी 0 आएगी वो भी जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जो बनेगी यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी तो उसके वो बराबर आएगी ठीक है ना तो इसमें फिर हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स हैं तो जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास तो उसमें आप लिख लें कि आइडियल सोल्यूशन की जो एग्जाम्पल हैं तो वो आती है बेंजीन और टॉल्यूइन तो इनमें ये केस देखा गया एक्सपेरिमेंटली इनके दिखाई इस तरह एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में जो है तो ये दिखाई देने लगा तो इनमें ये है तो इसलिए हम इनको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं द मिक्सचर ऑफ बेंजीन और टॉल्यूइन इज द आइडियल सोल्यूशन ऑफ जियोट्रोपिक मिक्सचर ठीक है इस तरह अगर एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में हम बात करें तो इसमें भी बहुत जरूरी इसी तरह कुछ बातें हैं जो आपको मेरे पास है कि पहली बात इसकी ये है कि जो नंबर 1 ये दूसरा जो वेपर प्रेशर जो थ्योरेटिकल होता है वो इक्वल नहीं होगा वेपर प्रेशर जो है तो ऑब्जर्व के एक्सपेरिमेंटल के जब इक्वल नहीं होगा तो फिर इसमें हमारे पास 2 केसेस आ जाती हैं एक में क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड होगा वो ग्रेटर होगा वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल से ठीक है ना एक ये केस इसमें आ सकती है और दूसरी इसमें इस तरह हो सकता है कि वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड होता है वो लेस होगा वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल के ठीक है तो ये हमारे पास केस नंबर 2 आ सकता है तो ये 2 केसेस हैं अभी इन 2 केसेस में क्या जरूरी बातें हैं तो यहाँ पे अभी वो आप जानना आपके लिए जरूरी है तो पहली बात ये लिख लें कि इनमें जो इंटरेक्शन हो साथी और बल द बॉइलिंग पॉइंट से कम दे अगब कम भी ये भी याद रखिए सही है तो अपने साथ ये पॉइंट याद रख लें अगर आप इस दूसरे साइड पर आए तो इसके लिए डेल्टा वी जो होगी तो वो क्या होगी वो लेस देन 0 होगा इस तरह डेल्टा एच भी जो होगा तो सोल्यूशन तो वो भी लेस देन 0 नेगेटिव में होगा
और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो तकरीबन अगर आप इन 4-5 बातों को एक साइड 4-5, तो ये 5-10 MCQs आते हैं, और ये आते हैं कि अब हाई बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर यानी एजियोट्रोपिक मिक्सचर में जो है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ज्यादा होगा या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सोल्यूशन के इंटरेक्शन से। तो इन पॉइंट्स को आपने इस तरह सीखना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक जनरल सा आइडिया है और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। इसके बाद आपने जो स्टडी करना है तो वो हमारे पास आती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करूं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले जानना जरूरी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है तो हमारे पास बुनियादी तौर पे इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन करेंगे कि दोज प्रॉपर्टीज पर डेफिनेशन की MCQs पढ़ते हम, ये डेफिनेशन में भी एक MCQs है आपके पास। दोज प्रॉपर्टीज which depend only on the दो चीजों पे डिपेंड करती हैं, दो चीजों पे डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक इस पे, और दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट नहीं होता लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम कहते हैं आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट के साथ भी इसका ताल्लुक है कि सॉल्वेंट हमारे पास वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, या पोलर है, नॉन पोलर है, तो इस तरह नेचर के साथ भी ताल्लुक है। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है तो वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक प्रॉपर्टी हो गई कॉलिगेटिव। दूसरा हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इस पे MCQs के आएंगे। और तीसरा हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और चौथा हमारे पास इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये जो है तो प्रॉपर्टीज जो है तो इनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम इनको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इनमें से सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बहुत ही जरूरी है, इसमें सीखें आप। नंबर फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे हमारे पास वो एक सॉल्वेंट है और वो हमारे पास प्योर है। प्योर का मतलब है कि अकेला है, इसमें और कोई चीज भी नहीं, तो आराम से इसके पार्टिकल्स होते हैं, क्लोज कंटेनर है, इनके पार्टिकल्स जाएंगे। ठीक है, और जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर, और ये वेपर प्रेशर को हम जाहिर करते हैं P0 से। P0 का मतलब है कि ये प्योर फॉर्म में है, इस मर्तबा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, मैं लेट सपोज इसी कंटेनर को लेता हूं और यहाँ पर जो मेरे पास जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं मैं इसमें ऐड करता हूं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो वो इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो है तो आ जाएंगे और इनकी वजह से
इनकी इंटरेक्शंस क्रिएट हो जाएंगी, जिनको हम कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस कायम हो जाएंगी तो इनकी वजह से अभी वेपर्स जो हैं तो कम जाएंगे तो कम वापस भी आएंगे। तो इसलिए अभी हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर तो वो पी से जाहिर होता है। इज इट क्लियर? तो उस पे नॉट का लफ्ज नहीं लगेगा, जबकि प्योर फॉर्म में नॉट लगेगा। तो अभी यहाँ पे वेपर प्रेशर, वेपर्स कम आएंगे तो हमारे पास प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि सॉल्यूशन फॉर्म में मेरे पास वेपर प्रेशर कम आएगा। तो इस ही फेनोमेना को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन ये रिलेटिव इसलिए लगाया है कि यहाँ पे मवाजना हो रहा है अकेले सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, यहाँ पे रिलेट हो रहा है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ रहा है। अभी जब आप पढ़ लें तो अभी जब इनमें जो चेंज आएगा तो उसके लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? डेल्टा पी, यानी वेपर प्रेशर में चेंज आ गया है, लोअरिंग आ गई। ठीक है ना? तो इसके लिए अभी हम डेफिनेशन तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि द डिक्रीज in the vapor pressure of a solution किसकी वजह से? ड्यू टू दी एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। ठीक है? तो ये इसकी जनरल जो है तो डेफिनेशन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, यानी रिलेटिव। कि चेंज इन वेपर प्रेशर जो आया वो बराबर है चेंज पी नॉट ए के, ठीक है, माइनस पी ए के। इज इट क्लियर? यानी हमने जो कंपोनेंट लिया ये सॉल्वेंट ये ए है। इज इट क्लियर? तो इसलिए डिफरेंस जो होता है तो ज्यादा से कम को माइनस करते हैं। तो मैंने पहले से आपको बताया कि जो प्योर फॉर्म में तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये पी नॉट ए हुआ और यहाँ पे ये पी ए हुआ। तो पी ए जो होता है तो वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, जबकि पी नॉट ए अकेला प्योर फॉर्म में होता है। तो डिफरेंस ये इस तरह मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से। अभी फिर आपको पता है कि ये पी ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो पी ए जो बराबर होती है, तो इससे पहले मैंने आपको राउल्ट्स लॉ में बताया है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख लें, आप यहाँ पे लिख लें कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया है कि पी ए किसके बराबर होता है? पी नॉट ए के इंटू एक्स ए के बराबर होता है या नहीं? अभी इससे पहले आपने राउल्ट्स लॉ में यही वैल्यू एक कंपोनेंट के लिए पढ़ चुकी है सोल्यूशन में, तो इसके लिए इसकी जगह उसकी वो वैल्यू डाल लें। तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, और इसकी जगह वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू पी नॉट ए डॉट एक्स ए। ठीक है, ये आपके पास आ गई। और फिर इसमें जब आप रीअरेंजमेंट करते हैं तो फिर डेरिवेशन पे टाइम लगाने से जरूरी है कि मैं डायरेक्ट लिख लूं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, और इससे आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, ये वो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 उससे आता है। और फिर फर्दर जो है तो मुझे पता है कि ये मेरे पास जो है तो एक्स बी के बराबर है, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स बी। अभी हमें रिलेटिव मालूम करना है, तो रिलेटिव का मतलब है कि चेंज इन प्रेशर अकॉर्डिंग टू द प्योर। तो इस कंपोनेंट को ये इस तरह हो जाएगा डेल्टा पी, और ये चीज इसके नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए, तो ये रिलेटिव इज इक्वल टू x2। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है तो आ गई है। तो अगर आपको आगे मालूम करना होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर,
तो आपको इस फार्मूले को यूज करना होगा। खैर है, मैं अभी इस पे आपको एक एमसीक्यूज भी करके बता देता हूं कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। कंफ्यूजन आपकी किस तरह खत्म होगी, आप जो है तो यहाँ पे देखें, मैं आपको एमसीक्यूज देता हूँ। तो आपके पास हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब है कि चेंज जो वेपर प्रेशर में आया प्योर के मुकाबले में वो बराबर था x2 के। x2 जो होता है तो ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। x1 हमेशा सॉल्यूट होता है और x2 जो होता है तो वो हमारे पास सॉल्यूट होता है। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट जब मैंने डाला तो इसकी वजह से इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई। इज इट क्लियर? अभी इसी फार्मूले को हम आगे एमसीक्यूज में किस तरह यूज करते हैं। लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन इस पे आ जाए, लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इफ x2 इज इक्वल टू, ये सॉल्यूट की जो मिकदार है वो हमारे पास 0.25 है एंड प्योर वेपर प्रेशर जो है तो 0.80 atm है, ठीक है। तो the lowering of वेपर प्रेशर, अभी यहाँ पे ये नहीं बताया कि द रिलेटिव, ठीक है, ये कह रहे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जरा मेरी बात को याद रखो, इसके लिए जो है तो ये क्या होगा, याद रखो, एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको मैं जाहिर करता हूं डेल्टा पी से, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। लेकिन अगर आपको आ जाए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो फिर वो आप लिखेंगे इस तरह, चेंज इन प्रेशर इज, ये इससे जाहिर होता है। इज इट क्लियर? तो कभी कभी आपको फार्मूला वही लगेगा। अभी आपको डेल्टा पी मालूम करना है ना, तो अभी आप देखें, आप रिलेटिव वाला फार्मूला ले लें, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। आपको तो लोअरिंग मालूम करना है, यानी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो इसको जो है तो यहाँ पे ले आए तो आपके पास बन जाएगा क्या, डेल्टा पी इज इक्वल टू x2 डॉट पी नॉट इज इक्वल टू, तो x2 आपको दिया कितना है, शाबाश 0.25 दिया है, मल्टीप्लाई, और पी नॉट भी आपको प्योर फॉर्म में कितना दिए 0.80, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो जो इस पॉइंट पे समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट माय पॉइंट, वेरी गुड, शाबाश, आप सारे जाग रहे हैं, बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात याद रख लो, अगर आपको मालूम करना हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इस पे एक एमसीक्यूज में आपको अभी यहाँ पे देखो करता हूँ, ठीक है ना, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ आपको जरा सोचना है। लोअरिंग के लिए डेल्टा पी मालूम करोगे, रिलेटिव के लिए ये, और फार्मूले एक ही से मालूम करोगे, लेकिन सिर्फ इसके लिए आपको पी को इधर ले आना है, जबकि दूसरे में भी मैं आपको चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा खुद ट्राई करें। क्वेश्चन ये है कि 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज है मेरे पास, इज डिजॉल्व, उसको मैंने हल किया, is dissolved in 90 ग्राम, ये देखो 20 ग्राम ग्लूकोज था और 90 ग्राम में मैंने डिजॉल्व किया, ठीक है, is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम पानी में। तो अभी कह रहे हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए जो है तो वो है 1/45 या इस तरह कुछ XYZ 0.2, ये सी जो है तो ये हो जाएगा 45 आ जाएगा, बी 5.1 आ जाएगा, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। तो इसमें आपने कैसे मालूम, तो ये तो अभी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है सोल्यूशन में कि आप जब भी काम करेंगे तो आप रिलेटिव मालूम करेंगे, और रिलेटिव हमारे पास किसके बराबर होता है, शाबाश, रिलेटिव बराबर होता है डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 के, ठीक है। अभी x2 जो है तो x2 क्या चीज है यार, आपको पता है x2 तो हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा पी बाई पी नॉट, और इसको हम खोल देंगे, और ये जो है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट तो 2 कंपोनेंट होता है, तो इसके लिए हम इसके लिख लेंगे N2 बाई
N1 प्लस N2, क्योंकि नीचे तो सोल्यूशन होता है हमेशा, तो ये टोटल मोल्स यानी उसके अपने मोल डिवाइडेड बाय टोटल, तो x2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हमें जो है तो वैल्यू जो है तो किस में दी है, यहाँ तो हमें मोल्स में नहीं ग्राम में दी है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये राउल्ट्स लॉ के साथ रिलेटेड बातें हैं सारी, और राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम होता है। तो अभी इस तरह सॉरी ये N2 है, ठीक है। तो अभी इस N2 को जो है तो आपने नेग्लेक्ट कर देना है। दा वो कि उखरी जगह डाइल्यूट सोल्यूशन के सॉल्यूट देर ज्यादा कम इन दालान को सोल्यूशन दी सॉल्यूट N1 प्लस N2 नो सॉल्यूट बने नेग्लेक्ट किनो N1 सिर्फ सॉल्वेंट बात है, ठीक है। तो अभी इसको आप खोल दें, जब खोल देंगे तो मोल किसके बराबर होता है, मोल तो आपको बराबर होता है, ठीक है। N2 तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो सॉल्यूट है तो 2 आ जाएगा, और सॉल्वेंट नीचे है तो ये फिर वेट इन सॉल्वेंट W1 बाय उसका जो है तो मोलर मास M1, तो बटा में दूसरा बटा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इज इक्वल टू, हमारे पास बन गया W2 इंटू M1 सबसे ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय M2 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे W1 हो जाएगा। अभी जरा आप कीमत ये पुट कर लें, शाबाश। W2 जो होगा तो सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सल्यूट आपके पास ग्लूकोज है क्योंकि कम अमाउंट में होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू M1 जो होता है तो ये हमारे पास जो होता है तो क्या है, वाटर है। वाटर तो 1 कंपोनेंट है, सॉल्वेंट होता है तो उसका मोलर मास तो वाटर है तो 18 आता है, फिर डिवाइडेड बाय फिर M2 यानी M2 कंपोनेंट यानी सल्यूट का जिक्र हो रहा है, सल्यूट का मोलर मास तो ग्लूकोज है तो सल्यूट का मोलर मास तो मेरे ख्याल से 180 आते हैं ग्लूकोज का, और फिर W1 यानी सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट तो वाटर है और वो 90 है तो इसकी जगह आ जाएगा 90, तो इससे आ जाएगा डेल्टा P बाय P नॉट इज इक्वल टू जो भी कैलकुलेट है 0.022 समथिंग आएगा, जो कि असल में 1/45 के बराबर भी आता है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन। तो जो इस पे समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह क्वेश्चंस पे आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने क्वेश्चन को देखना है, ईटा में रेडी रहना है कि आया मुझसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मांग रहा है या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मांग रहे, ठीक है। लोअरिंग के लिए मैंने यहाँ पे वही फार्मूले किए, सिर्फ उसको अपने लिए अरेंज करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। इस तरह हमारे पास एक दूसरा जो है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है तो वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आपने क्या करना है, हम कहते हैं कि एलिवेशन का मतलब है ज्यादा होना। इस मरतबा आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट लिया था, ठीक है। इस मरतबा क्या आपने इसमें डाला, जब आपने इसमें सॉल्यूट को डाला तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इसके लिए एलिवेशन के लिए हम कहते हैं कि द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू इट, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल डेफिनेशन है। तो इसके लिए अगर आप फिर फॉर्मूला में डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको पता है कि पहले जो था तो चेंज आया, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मोलेलिटी से जाहिर करते हैं। और जब इसको फर्दर आप प्रोपोर्शनलिटी को गायब करेंगे तो इसकी जगह इक्वलिटी और कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे m आएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो कि कांस्टेंट हमारे पास k भी आ चुका है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है तो इसको कहा जाता है। और नॉर्मली जो के बी की वैल्यूज, अच्छा इस तरह करते हैं कि पहले आप इस मोलेलिटी को भी ओपन कर लें। जब मोलेलिटी ओपन करते हैं तो मोलेलिटी हमारे पास बराबर आ जाती है किसके, शाबाश, मोलेलिटी बराबर होती है W2 इंटू 1000, यानी मोलेलिटी को जब आप अरेंज करेंगे तो ये आएगा, ये M2 इंटू W1।
तो ये इसकी कीमत है जो कि आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल एग्जीक्यूशन हो जाएगी डेल्टा टीबी केबी और इसकी जगह आ जाएगा W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, रिपीटर्स क्लास, जी जी। तो ये इक्वेशन आप है, बाकी इसमें एक एमसीक्यूज आता है और ये के बी की वैल्यू जस्ट आप लिख लें कि वाटर के लिए जो वैल्यू है तो वो है 0.52। तो ये जरा एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें, ये H2O के लिए जो के बी की वैल्यू है तो ये है 0.52 है। और इस तरह यूनिट ऑफ के बी को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ईटा में आ सकता है आपके लिए। के बी का यूनिट क्या होगा, तो जनरल आपको पता है कि अगर आप कहें कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, अभी आप के बी में इंटरेस्टेड है तो एम को यहाँ पे भी डिवाइड करें, एम को यहाँ पे भी डिवाइड करें, ये एम कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय मोलेलिटी। और हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट केल्विन आता है, जबकि मोलेलिटी का यूनिट जो है तो वो आता है मोल पर केजी आता है। और अभी आपके साथ फर्दर के बी इज इक्वल टू केल्विन हो जाएगा, ये मोल इनवर्स हो जाएगा, जबकि केल्विन ये किलोग्राम यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव और दोबारा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो लिहाजा केजी पॉजिटिव आ गया। तो ये अपने साथ आप के बी का यूनिट भी याद रखना है ईटा के लिए कि केल्विन इंटू मोल इनवर्स इंटू केजी, ये आपके पास के बी का यूनिट जो है तो डिराइव हो गया, ठीक है। अभी इस पे हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन अराइज हो रहा है और वो एमसीक्यूज पॉइंट है, जरा आप इस क्वेश्चन को गौर से सुने। हम कह रहे हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन जो है तो वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है ना। 2 मोलर सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो इसके लिए आपको जो है तो क्या करना है, जनरल आपको फॉर्मूला यूज करना है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या होगा, शाबाश, मोलेलिटी, सॉरी ये हमारे पास ये मोलल है, ये मोलल है, ठीक है, सॉरी ये मोलल है, 2 मोलल सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी क्या होगा, अभी आपको ये भी पता है कि ये किसके बराबर होता है, तो ये तो हमें पता है कि T ऑफ सोल्यूशन माइनस T ऑफ क्या होता है, शाबाश, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट होता है, इज इक्वल टू के बी डॉट एम। और मुझे पता है कि नॉर्मल मुझे पता होता है कि टी बी जो सोल्यूशन होता है, ये कि मैं सिर्फ टी बी लिख लूँगा, टी और टी बी नॉट होगा, टी बी सोल्यूशन और टी बी नॉट सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। तो टी बी जो है तो यहाँ से ये माइनस है तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू के बी डॉट एम और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस टी बी नॉट, सही है। यानी मेरे पास जब H2O होगा प्योर फॉर्म में सॉलिड होगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट तो खुद ही बताएं, शाबाश। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा तो क्या होगा ऑफ सोल्यूशन का, तो के भी हमारे पास गिवन है, कितना है इससे पहले मैंने आपको बताया 0.52, मोलेलिटी आपको पता है कितना है 2, प्लस आपको वाटर का भी नॉर्मल प्योर फॉर्म में पता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.04 प्लस 100, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 101.04। तो ये आपके 2 मोलल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल आया, ठीक है। तो वही फॉर्मूला का सिर्फ आपको जनरल कुछ ट्रिक सीखना था कि डीलिंग इसके साथ कैसे, और ये वाटर के साथ आते, इसके बगैर नहीं आते, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ वाटर को डिस्कस किया गया। तो क्योंकि अगर और आती है तो फिर उसके लिए के बी की वैल्यू अगर और आए भी तो फिर आपको के बी की वैल्यू डेफिनेटली दी होगी और उसके प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी दिया होगा।
ये तो वाटर है तो हमें पता है कि Kb 0.52 है और Tb सॉल्वेंट का नॉर्मल जो प्योर होते हैं तो 100 सेंटीग्रेड होते हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्टली पुट कर लिया। अगर और कोई होगा तो डेफिनेटली आपको दिया होगा, लेकिन मतलब मेरा ये है कि डीलिंग का तरीका ये, आप इसी क्वेश्चन के साथ इस तरह की डीलिंग इसके साथ करें। तो जो इसकी समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश। इफ यू गॉट माई पॉइंट रेज योर हैंड्स प्लीज। ठीक है, माशाल्लाह से आप रिपीटर्स हैं और आप जो है तो समझते हैं, ज्यादातर जो है तो स्टूडेंट्स आप समझते हैं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट जो होगा तो तीसरा नंबर हमारे पास हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके लिए भी अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन लिखूं तो वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना है, और कम होने के लिए मैं आपके लिए जनरल इक्वेशन लिख लूंगा डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो के एफ है तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, और अभी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए भी जो के एफ का यूनिट होगा तो वही होगा, के एफ का जो यूनिट होगा तो वो हमारे पास क्या निकलता है, शाबाश। उसी तरह केल्विन मोल इनवर्स इंटू के जी। ठीक है, तो जो उसका यूनिट था के बी का, इस तरह के एफ का भी यूनिट निकलता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे इसके साथ रिलेटेड। ठीक है ना, और इसके ऊपर भी एक एमसीक्यूज आया है, इसी के साथ जरा आप क्वेश्चन को करें कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.5 मोल सॉल्यूशन इज, तो वो भी यही पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। और के एफ की जो जनरल वैल्यू है, के एफ की जो जनरल वैल्यू जो H2O के लिए नॉर्मल निकलती है तो वो है 1.86। जिस तरह 0.52 केवी की वैल्यू थी स्टैंडर्ड, तो ये 1.86 जो आपके बुक में गिवन है। तो अभी इसके लिए आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट मोलेलिटी। तो क्लियर बात है, अभी इसको जब खोलेंगे आप तो आप लिखेंगे टी एफ नॉट, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट, माइनस टी एफ सोल्यूशन। ठीक है ना, तो अभी सॉल्वेंट जो है तो ये तो वाटर है तो ये जीरो का, तो इसको आप निगलेक्ट कर लें, इस मरतबा सॉल्वेंट को निगलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, शाबाश, इसकी वैल्यू है 1.86 इनटू, ये हमारे पास दिया गया ऑलरेडी 0.5 दिया गया है, और यहाँ से हमारे पास जो है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी आपके पास 0.93, और यहाँ से आ जाएगी डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट मालूम हो रहा है किसका, सोल्यूशन का। तो अभी क्या करें, और साइड्स को चेंज कर लिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ये पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि ये वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 0.93 यानी नेगेटिव में आपके पास जवाब आएगा। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह ये बॉइलिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट के भी इसी तरह, अगर आपको कोई वैल्यू, लेकिन अगर वाटर है तो ये वैल्यू है, वाटर ना हो दूसरा हो तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वैल्यू चेंज होकर दी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब ये था। बाकी इसमें जो है तो ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये कोलाइड्स वगैरह हैं, ये चीजें एक दो छोटे वो टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इस तरह कर लेंगे कि कल सुबह आएंगे तो इंशाल्लाह एक 10-15 मिनट में ये टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अभी टाइम ओवर है तो फिर इसमें कोशिश होगी, चैप्टर 11 छोटा है, हीट ऑफ सोल्यूशन, फॉर्मेशन, ये कैसे कैलकुलेट शॉर्टकट्स, ये सारे इंशाल्लाह कल में हम डिस्कस करेंगे। कल आपकी क्लास केमिस्ट्री की सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, एडवांस में आपको बता दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।